एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। सो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मेंस लेवल पजल्स। 2 पजल्स करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एक जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है ट्रिपल रो बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि 3 रोज आपको दी गई होंगी, उसके बेस्ड पर आपको कुछ कंडीशंस, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा तो वो सॉल्व करना होगा। और एक और क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा और थोड़ा सा एक यूनिक सा टाइप है, जिसमें आपको लेटर्स और नंबर्स, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी और लेटर्स और नंबर्स का यूज़ करके वो एक पजल बनाई गई है, वो पजल आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल रो बेस्ड क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, देयर आर 9 पर्सन्स, 9 लोग हैं, ABEDTXCO एंड P सिटिंग इन 3 पैरेलल रोज, 3 रोज हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। adjacent persons में जो distance है वो क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर है। 9 लोग हैं, ठीक है, इन 9 लोगों को बिठाया गया है कैसे, 3 पैरेलल रोज में बिठाया गया है, नॉर्थ फेसिंग है ये सभी लोग। ठीक है, ईच रो कंटेन्स 3 पोजीशंस, हर एक रो में 3 पोजीशंस हैं। इसका मतलब कि 9 लोगों को किस तरीके से प्लेस किया गया है, जो आपके पास 3 रोज हैं पैरेलल, तो वहाँ पर एक रो में 3 लोग, दूसरी रो में 3 लोग, तीसरी रो में भी 3 लोग, तो इस तरीके से 9 पर्सन्स का अरेंजमेंट बनाना है आपको। आगे देखो, उसने एक वेरिएबल दे रहा है वो आपको साथ में, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, सभी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। लैंग्वेजेस उसने आपको दी हैं इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, सिंधी एंड गुजराती। ठीक है, कहता है आगे, रो 2 इज जस्ट अहेड ऑफ रो 3 एंड जस्ट बिहाइंड ऑफ रो 1। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अहेड और बिहाइंड का क्या मतलब है, इसको समझने में शायद, देखो ये तो हमें एक नॉर्मल पता है कि जनरली जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो रो 1 यहाँ पर आता है, 2 यहाँ पर आता है, 3 यहाँ पर आता है, हम जनरली इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अहेड बिहाइंड यूज कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने बोला क्या है, देखो रो 2 इज जस्ट अहेड ऑफ रो 3, जो रो 2 है वो जस्ट आगे है रो 3 के और बिहाइंड ऑफ रो 1, रो 1 के जस्ट पीछे है। ठीक है, अभी हम ऐसा सोच रहे हैं, आगे वो देखते हैं। देखो उसने आगे नोट में आपको दिया है कि अहेड और बिहाइंड का मतलब कैसे होगा, हम वो चेक करते हैं अभी। ऑल द डेटा इज नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अभी हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम जो जनरली सॉल्व करते हैं वो 1 2 3 इस तरीके से लेके करते हैं, तो उसके हिसाब से जो इसने बोला है रो 2 इज अहेड ऑफ रो 2, 3 के आगे है, बिल्कुल अहेड है, तो इस तरीके से, और रो 1 के पीछे है बिहाइंड, यानी कि बिहाइंड वाले को हम इस तरीके से नोट कर रहे हैं अभी, और अहेड वाले को इस तरीके से, यानी कि जो रो 1 है वो क्या है, रो 2 के अहेड है, और जो रो 3 है वो रो 2 के बिहाइंड है। ठीक है, कहता है इफ P सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो 1 एंड जस्ट अहेड ऑफ Q, P जो है वो कहाँ पर बैठता है, सिट्स एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो 1, मान लो। ठीक है, वो कहता है कि अगर P जो है वो लेफ्ट एंड पर बैठता है रो 1 के, रो 1 में 3 लोग हैं, तो P अगर मान लो यहाँ पर आता है एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर, ठीक है, एंड सिट्स जस्ट अहेड ऑफ Q। अभी देखो हमने अहेड को किस तरीके से नोट किया, अहेड का मतलब है आगे। ठीक है, तो यानी कि Q कहाँ पर आएगा, उसने कहा है कि जस्ट अहेड ऑफ Q, तो यानी कि Q यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, आगे बता भी रहा है कि हम जैसा सोच रहे हैं, हमने अहेड को इस तरीके से लिया ना, हमने अपवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाया है। ठीक है, तो P अहेड है, P आगे है Q से, तो P देखो हमने अपवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग P यहाँ होना चाहिए। अब देखते हैं कि हमने जो बनाया है 1 2 3 क्या वो सही है। इट मीन्स ऑल्सो Q सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो 2 एंड सो ऑन, बिल्कुल सही है। उसने कहा है जो Q है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर है रो 2 के, ये सही है। यानी कि हम लोग जो सोच रहे हैं कि अहेड का मतलब है रो 1 अहेड है रो 2 के, और रो 3 जो है वो रो 2 के बिहाइंड है, पीछे है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि अहेड का मतलब है हमारा जो भी पर्सन अहेड होगा वो कहाँ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा उस पर्सन के, और जो भी पर्सन बिहाइंड होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा उस पर्सन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो इतना तो हमारा क्वेश्चन किस चीज़ का था, इतना तो हमारा क्वेश्चन था सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाला। ठीक है, कि हाँ क्या क्या चीज़ें उसने बोली हैं, 9 पर्सन्स हैं, 3 रोज हैं, पैरेलल रोज हैं, 3 रोज में 3 पोजीशंस हैं, इस तरीके से। अब आगे वो
क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3 का। तो हमारे पास है रो 1, रो 2 एंड रो 3 इसी तरीके से हैं, क्योंकि उसने बोला रो 2 जो है वो कहाँ पर है, रो 2 जो है वो रो 3 के अहेड है और रो 1 के बिहाइंड है, ठीक है। तो 3 पोजीशंस यहाँ पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, द पर्सन हु स्पीक्स पंजाबी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु स्पीक्स संस्कृत। वो पर्सन जो पंजाबी बोलता है, द पर्सन हु स्पीक्स पंजाबी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु स्पीक्स संस्कृत। पंजाबी जो भी पर्सन बोलता है वो इमीडिएट लेफ्ट पर है संस्कृत के। तो इसका मतलब है, अभी देखो हमें नहीं पता कौन सी रो में है कौन सी रो में नहीं है, तो हमें क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो पंजाबी स्पीकिंग पर्सन जो है वो कहाँ पर है, पंजाबी स्पीकिंग पर्सन जो है वो संस्कृत के जस्ट लेफ्ट पर है, यानी कि दोनों आएंगे सेम रो में, ठीक है, दोनों आएंगे बिल्कुल सेम रो में और संस्कृत के इमीडिएट लेफ्ट पर पंजाबी स्पीकिंग पर्सन है, ठीक है। कहता है डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स गुजराती बट नॉट इन रो 1। कहता है ये जो डी है ना, ये कहाँ पर बैठता है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स गुजराती। जो भी पर्सन गुजराती बोलता है उसके सेकंड लेफ्ट पर डी है, लेकिन ये रो 1 में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि ये रो 1 में नहीं आएगा, तो रो 2 और रो 3 में आ सकता है, अभी हमें नहीं पता। तो डी कहाँ पर बैठता है, सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु स्पीक्स गुजराती। गुजराती के जो भी पर्सन गुजराती स्पीकिंग है उसके सेकंड लेफ्ट पर डी आएगा, ये कंफर्म है। और ये जो डी है ये कहाँ पर नहीं आएगा, रो 1 में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, डी जो है यहाँ पर नहीं आएगा। तो अब हमारे पास वैसे डी के जो केसेस बनते हैं वो 2 केसेस बन रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग, पर क्या पता आगे केसेस कम बनते हों, 2 केस बन रहे हैं, हो सकता है आगे एक ही केस में क्वेश्चन हो जाए। तो हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं और क्वेश्चन को नोट करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं आगे। कहता है ई स्पीक्स मराठी एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ई जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, मराठी लैंग्वेज बोलता है, और किसके इमीडिएट राइट पर है, बी के इमीडिएट राइट पर है, ठीक है। बी के इमीडिएट राइट पर कौन है, इमीडिएट राइट, यानी कि बी के जस्ट साथ में कौन आ जाएगा, ई मराठी। ई जो मराठी बोलता है, ठीक है, वो इस तरह से आएगा बी के इमीडिएट राइट पर। आगे कहता है डी सिट्स जस्ट बिहाइंड बी। डी जो है वो बी के जस्ट पीछे बैठता है। डी बिहाइंड का मतलब डी बैठता है ना बिहाइंड बी, डी कहाँ पर बैठता है, बी के पीछे, यानी कि डी जो है वो साउथ डायरेक्शन में आएगा, बी के बिहाइंड का मतलब ये है, देखो डी कहाँ पर है, बिहाइंड बी। डी कहाँ पर है, बिहाइंड बी, तो साउथवर्ड डायरेक्शन हमने देखो यहाँ पर बनाई हुई है। तो इसका मतलब है कि डी कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्सन आएगा और यहाँ पर वो पर्सन है जो गुजराती स्पीकिंग है यहाँ से, क्योंकि देखो डी और गुजराती के बीच में एक पर्सन है। डी जो था वो सेकंड लेफ्ट पर था ना गुजराती स्पीकिंग पर्सन के, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें ये मिला तो सही, और यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियरली कि 2 केसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि डी जो है वो रो 1 में नहीं है, रो 2 में भी आ सकता है, रो 3 में भी आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग बी जो है वो रो 2 रो 1 में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसे बनाते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में कि उसने कुछ बोला है ऐसा कि फिर से कुछ ऐसा बताया हो कि बी जो है वो इस रो में नहीं आएगा, डी जो है अगेन बोले कि रो सेकंड में नहीं आएगा। ओ स्पीक्स उर्दू, सी स्पीक्स इंग्लिश एंड सिट्स जस्ट बिहाइंड, ओ टी स्पीक्स सिंधी, नहीं, आगे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो हमें ये केसेस तो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें 2 केसेस बनाने हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रो 1 है हमारे पास जिसमें ये 3 पर्सन है, रो 2 है हमारे पास, रो 3, ठीक है। तो अब हमें बनाना है बी डी, ये सब बनाना है, ये वाला हम बना सकते हैं अभी, ठीक है। 2 केसेस बनेंगे। डी कहाँ पर नहीं है, रो 1 में नहीं है, ठीक है। डी रो 1 में नहीं है तो रो 2 में आ सकता है। डी यहाँ पर आया, एक जगह छोड़कर यहाँ पर कौन सा पर्सन आएगा, गुजराती स्पीकिंग पर्सन आएगा। अब डी कहाँ पर है, डी के जस्ट ऊपर बी है, ठीक है। और बी के जस्ट राइट पर देखो जस्ट साथ में कौन है, ई मराठी, तो यहाँ पर आ जाएगा ई
मराठी। ठीक है, ये बनेगा एक केस हमारा। और एक केस हमारा कहाँ बनेगा, रो 2 में हमने डी को डाला, अब रो 3 में डालेंगे डी। यहाँ पर गुजराती स्पीकिंग पर्सन आ जाएगा आपका यहाँ पर, और डी के जस्ट आगे आ जाएगा ये बी, और यहाँ पर आ जाएगा ई मराठी। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आगे देखते हैं। ओ स्पीक्स उर्दू, ओ कौन सी लैंग्वेज बोलता है, उर्दू बोलता है, इसे नोट कर लेते हैं। इसको देखो, इसको हम नोट कर चुके हैं ना, तो इस कंडीशन को हम यहां से हटा देते हैं। कहता है सी स्पीक्स इंग्लिश एंड सिट्स जस्ट बिहाइंड ओ। सी क्या बोलता है, सी बोलता है इंग्लिश लैंग्वेज और ओ के जस्ट पीछे है। ठीक है, सी इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है और ओ के जस्ट पीछे, यानी कि ओ के जस्ट पीछे सी है। उसने यही बोला है, सी जो है ओ के जस्ट पीछे है, बिहाइंड का मतलब यही है। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज बोलता है, सी इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है। तो ओ उर्दू बोलता है ऑलरेडी, सी उसके जस्ट पीछे है, तो सी यहाँ पर, इंग्लिश यहाँ पर, तो हमें एक इंफॉर्मेशन ये मिला एग्जैक्ट। कहता है टी स्पीक्स सिंधी एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। टी सिंधी लैंग्वेज बोलता है और बैठता कहाँ पर है, एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पर टी बैठता है। एक्स के इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर आएगा टी, जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलता है, सिंधी लैंग्वेज बोलता है। बस एक दो लाइन्स ही रहती है हमारे इसकी, तो वो नोट कर लेते हैं। द पर्सन हु स्पीक्स तेलुगु सिट्स जस्ट अहेड ऑफ द वन हु स्पीक्स हिंदी। जो पर्सन तेलुगु बोलता है वो जस्ट आगे है किसके, जो पर्सन हिंदी बोलता है। अहेड का मतलब नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। कौन अहेड है, जो पर्सन तेलुगु बोलता है, तो तेलुगु वाला पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। जस्ट अहेड बोला, यानी कि जस्ट अहेड, यानी कि यहाँ पर आएगा हिंदी, इसके जस्ट नीचे हिंदी आ जाएगा। तेलुगु के जस्ट नीचे हिंदी, ये हमने नोट कर लिया। कहता है ए डज नॉट स्पीक संस्कृत, ए संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलता है। ए जो है वो संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोलता है। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा क्वेश्चन तो नोट कर चुके हैं, अब करना है हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ से क्वेश्चन को, हमारे पास देखो पंजाबी, संस्कृत, इसको हम नोट कर चुके हैं, डी और गुजराती इसे नोट कर चुके हैं, हटा देते हैं। ये सभी कंडीशंस जो हमने यहाँ पर बॉक्सेस बनाए हैं, ये सभी बचती हैं, और इसके बेसिस पर हमें देखना है कि कौन सा हमारा जो केस है वो सही होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस और ये हो गया हमारा सेकंड केस। ठीक है, अब ज़रा देखो कहाँ से स्टार्ट करें। संस्कृत पंजाबी, पंजाबी जो है संस्कृत के इमीडिएट लेफ्ट पर, केसेस बहुत सारे बनेंगे। आप फर्स्ट केस में देखो, पंजाबी यहाँ बनाओ, संस्कृत यहाँ बनाओ, पंजाबी को यहाँ पर बनाओ, संस्कृत को यहाँ पर बनाओ। ठीक है, पंजाबी यहाँ भी बना सकते, संस्कृत यहाँ पर बना सकते हो, पंजाबी, यानी कि बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, दो लैंग्वेजेस को इस तरह से राइट लेफ्ट के। तो यानी कि यहाँ से अभी इस कंडीशन को नहीं उठाना चाहिए। देखो यहाँ पर ये वाली कंडीशन देखो, ओ और सी, ओ उर्दू और सी इंग्लिश। अब आपको ऊपर नीचे दो एडजेसेंट प्लेसेस ऐसे चाहिए जिसका पर्सन भी वैकेंट हो, ओ और सी। ठीक है, और उनकी लैंग्वेजेस भी वैकेंट हो, इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो ओ उर्दू, नीचे देखो स्पेस नहीं है सी इंग्लिश का, यहाँ पर नहीं आ सकता। ओ उर्दू सी इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऊपर नीचे चाहिए, ऊपर नीचे एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए खाली, पूरे की पूरी तरह से खाली। ये नहीं कि यहाँ पर गुजराती है, पर्सन का स्पेस वैकेंट है, पर लैंग्वेज का भी चाहिए हमें, पर्सन लैंग्वेज दोनों ही चीज़ें वैकेंट चाहिए। तो एक ही केस बन रहा है, ओ उर्दू आएगा आपका यहाँ पर और सी इंग्लिश आएगा आपका यहाँ पर। किस केस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। आप देख लो और कोई केस नहीं बनता है। सेकेंड केस में सिमिलरली देखो, आप ना तो ओ को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ना यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। ओ यहाँ पर आएगा उर्दू और सी इंग्लिश उसके नीचे, और कहीं पर नहीं आ सकता है। चाहो तो देख लो, देखो। ठीक है, फर्स्ट रो में मैंने आपको बता दिया ओ के लिए यहीं पर स्पेस है, सेकंड रो में कहीं पर स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पर सी इंग्लिश की जगह पर ओ रखते तो नीचे गुजराती है ऑलरेडी, हमें तो दो प्लेसेस कंप्लीटली वैकेंट चाहिए। तो ओ और सी के लिए यही प्लेस बनता है, रो 1 में भी, रो 2 में भी।
ठीक है। अब इसके बाद में इसको कर लेते हैं स्टार मार्क, इसे हम नोट कर चुके हैं, या फिर इसे हटा ही देते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से। अब आगे देखते हैं कि कौन सी कंडीशन को हम यहाँ पर उठा सकते हैं। पंजाबी संस्कृत को उठा ले, ठीक है, इसको उठाकर देखते हैं। संस्कृत के इमीडिएट लेफ्ट पर पंजाबी, अब फर्स्ट केस में देखो संस्कृत के इमीडिएट लेफ्ट पर पंजाबी होना चाहिए, तो संस्कृत और पंजाबी यानी कि दो ऐसे एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए जहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज की ज़रूरत है, हमें लैंग्वेज वैकेंट होनी चाहिए। तो इस प्लेस पर रो 3 में यहाँ पर आप संस्कृत को नहीं बना सकते, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर इंग्लिश है, तो रो 3 में संस्कृत पंजाबी कहीं नहीं आ सकता, रो 2 में कहीं पर भी नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि देखो कैसे चाहिए आपको, ऐसे एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए हैं। तो रो 3 में भी नहीं है दो लैंग्वेजेस के ऐसे एडजेसेंट प्लेसेस, रो 2 में भी नहीं दिख रहे, रो 1 में भी देखो यहाँ पर संस्कृत को पुट करोगे तो यहाँ पर मराठी आ गया। तो रो 1 के केस, इसके केस में फर्स्ट केस में हम इसको पुट ही नहीं कर पा रहे पंजाबी संस्कृत को, यानी कि जो हम फर्स्ट केस सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, हमारा गलत है, फर्स्ट केस हमारा गलत हो गया। संस्कृत पंजाबी को हम नहीं पुट कर पा रहे कहीं पर भी, यानी कि हमारा फर्स्ट केस क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड केस। अब फर्स्ट केस गलत है तो सही तो हमारा सेकंड केस ही होना चाहिए ना, ठीक है। तो पंजाबी और संस्कृत हमें चाहिए, दो ऐसे एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए, तो देखो रो 3 में हमें दो एडजेसेंट प्लेसेस मिले यहाँ पर, ठीक है। रो 2 में दो एडजेसेंट प्लेसेस नहीं मिले लैंग्वेजेस के, रो 1 में मिले, ठीक है, रो 1 में भी तो ये जगह है, तो संस्कृत और पंजाबी के दो केसेस मिल रहे हैं हमें सेकंड केस में, ठीक है। अब ये देखो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हो कि नीट एंड क्लीन आपसे कोई भी गलती ना हो तो आप दो केसेस बना के कर सकते हो, या फिर अगर आप एक सिंगल में करना चाहते हो तो सिंगल में बनाकर भी कर सकते हो, ठीक है। अब या फिर इस क्वेश्चन को देखो, क्या आप दिमाग से कर सकते हो, दिमाग लगाकर थोड़ा सा दिमाग में सोच के कि अगर आप संस्कृत को यहाँ पर पुट करो और यहाँ पर पुट करो तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। अब जरा देखो आपको क्या चाहिए, जितनी कंडीशंस बचती है ना एक बार पहले उसको देख लो। तेलुगु और हिंदी, तेलुगु और हिंदी को हम देखो कहीं पर प्लेस कर सकते हैं, नहीं, तेलुगु हिंदी के लिए भी बहुत सारे केसेस बनेंगे, यहाँ से भी नहीं कर सकते। उसने बोला ए को ना संस्कृत लैंग्वेज नहीं पसंद, ए को संस्कृत लैंग्वेज नहीं पसंद, ठीक है, और एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, ये टी सिंधी आएगा। इसको देखते हैं प्लेस करके, देखो यहाँ पर रो 3 में एक्स यहाँ पर आ सकता है, टी सिंधी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, एक केस ही बनता है। सिमिलरली रो 1 में भी एक्स यहाँ पर आ सकता है और टी सिंधी यहाँ आ सकता है, तो दो केसेस तो हमारे दोनों ही, पंजाबी संस्कृत से भी हमारे आगे फर्दर दो केसेस बन रहे हैं और एक्स टी सिंधी से भी हमारे पास आगे फर्दर दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई भी एक रैंडमली केस उठा लो, ठीक है, कोई भी एक रैंडमली ऐसे ही उठा लो कि आपको कहाँ पर पुट करना है। मान लो हमने एक्स को यहाँ पर उठाया, ठीक है, यहाँ पर एक्स है और टी सिंधी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, अब ये हो गया। इसके बाद में हमारा बचता है एक्स के इमीडिएट लेफ्ट पर टी सिंधी, तो ये हो गया, ये बना चुके हैं। पंजाबी संस्कृत बचता है, तो संस्कृत के इमीडिएट लेफ्ट पर पंजाबी, दो एडजेसेंट प्लेसेस सिर्फ रो 1 में दिख रहे हैं हमें, सिर्फ यहाँ पर दिख रहे हैं, तो संस्कृत कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और पंजाबी कहाँ पर आ जाएगा, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये बना लिया। अब यहाँ पर एक चीज देखो, BECODTX रो 1, 2, 3 में सिर्फ पंजाबी संस्कृत के पर्सन्स का नाम नहीं पता, बाकी सबके पर्सन्स का नाम पता है, ठीक है, बाकी सभी के पर्सन्स का नाम पता है हमें। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि संस्कृत को हमने ए नहीं देना, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। और जो आपका ये बचता है तेलुगु के नीचे हिंदी होना चाहिए, तो वो BOD यहाँ पर जाएगा, और तो कहीं पर देखो बाकी जितने भी पर्सन्स है ना, ए पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, टी सिंधी, ई मराठी, तो यहाँ पर सभी पर्सन्स का जो लैंग्वेज है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, सिर्फ BOD बचता है, तो ये कंफर्म हो गया, तेलुगु यहाँ पर आएगा और हिंदी यहाँ पर आएगा।
तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही हो गया। जो भी पर्सन बचता है यहाँ पर संस्कृत के पास वो आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी ई ओ टी एक्स को हम बना चुके हैं। जो भी पर्सन बचता है, कौन सा पर्सन बचता है देखते हैं। ए हो चुका है, बी हो चुका है, ई डी टी एक्स सी ओ पी, ओ भी हो चुका है, ओ उर्दू स्पीकिंग था, पी बचता है शायद, देखते हैं एक बार कंफर्म करते हैं। हाँ, पी को हमने प्लेस नहीं किया है यहाँ पर, तो पी संस्कृत स्पीकिंग है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट, यानी कि एक्स और टी सिंधी ने यहाँ पर आना था। अगर आप एक्स और टी सिंधी को यहाँ पर बनाते, ठीक है, दूसरा केस उठाते तो वो गलत हो जाता। ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता। अब क्योंकि अब हम वो वाला केस ऑलरेडी हमने पहले ये वाला केस उठाया, तो आप वो खुद से करके देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद से वो दूसरा केस उठाकर देख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। और देखो ये तो क्या है, पेपर में कुछ भी हो सकता है आपने पहले ये वाला केस उठाया तो आपका जल्दी हो जाता, अगर आप दूसरा केस उठाते तो फिर उसमें थोड़ा सा देखने में टाइम लग जाता। ठीक है, और थोड़ी सी क्या चीज़ें होती है कि अपने ये हैबिट डालो, बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आपको कहाँ पर पुट करना चाहिए। अगर आप एक्स टी को यहाँ पर पुट करोगे तो संस्कृत के लिए, इसमें देखो एक ये चीज़ भी थी, यहाँ पर एक्स और टी को पुट करने का ये रीज़न था, अगर एक्स और टी को यहाँ पर पुट करते तो संस्कृत पंजाबी यहाँ पर आता, और संस्कृत पंजाबी अगर एक ऐसी जगह पर आया, देखो ए और पी दोनों ही यहाँ पर क्या थे, मेंशन नहीं थे पहले। ठीक है, ए और पी दोनों ही यहाँ पर पहले मेंशन नहीं थे, इसीलिए एक्स और टी को यहाँ पर पुट किया कि जब हम पंजाबी संस्कृत को पुट करेंगे ना तो हमारे पास ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो उसने बोला ए को संस्कृत नहीं पसंद, यहाँ से इस क्वेश्चन का मेन सॉल्व होना था। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि एक्स और टी को आपने यहाँ पर प्लेस करना है, तो जब आप पंजाबी संस्कृत को ऊपर प्लेस करते तो संस्कृत के लिए आपके पास ऑप्शन होता कि आप ए उसे ना दें। ठीक है, अगर आप एक्स और टी को यहाँ पर पुट करते तो पंजाबी संस्कृत नीचे आता और फिर ए का कुछ गड़बड़ होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये किस तरीके से सीखते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है कि क्वेश्चन की कौन सी कंडीशन को उठाएं कि हमें आगे फर्दर ज़्यादा केसेस ना बनाने पड़े। तो ये था आपका क्वेश्चन आज का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं इसके बेसिस पर। सबसे पहले पूछता है हु स्पीक संस्कृत, संस्कृत कौन बोलता है, हु स्पीक संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज बोलने वाला ये कौन सा पर्सन है, ये पी पर्सन है। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज बोलने वाला पी पर्सन है, तो जिस ऑप्शन में आपको पी मिलेगा आप उसे टिक करेंगे। नेक्स्ट में पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए की पोजीशन पूछ रहा है आपसे विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए की पोजीशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओ। ए यहाँ पर है, देखो रो 1 में ए दिखा, ओ यहाँ पर है, तो ओ के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, सेकंड लेफ्ट है। ओ के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या हुई, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, सेकंड लेफ्ट हुई। तो जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा सेकंड लेफ्ट, उससे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। नेक्स्ट में पूछता है सी इज एग्जैक्टली अहेड ऑफ विच पर्सन, सी एग्जैक्टली आगे है, किसके आगे है, यानी कि सी के जस्ट पीछे वाले पर्सन का आपने नाम बताना है। सी किसके आगे है, देखो अहेड का मतलब था ये और बिहाइंड का मतलब था जो नीचे वाला पर्सन होगा। ठीक है, तो उसने पूछा सी किसके आगे है, सी किसके आगे है, इस पर्सन के आगे है, तो देखो सी के जस्ट पीछे कौन है, सी के जस्ट पीछे है ये एक्स, जो कि गुजराती लैंग्वेज बोलता है, तो वहाँ पर अगर आपको ऑप्शन में मिले एक्स तो उसे टिक करेंगे, अगर वो बोले द वन हु स्पीक्स गुजराती तो उसे टिक करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा ट्रिपल रो बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दिस इज योर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर रिटन स्टार्टिंग फ्रॉम 22 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या कहता है, 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको लिखने हैं, नंबर्स लिखने हैं, 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको लिखने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 22 से स्टार्ट करना है, यानी कि 22, 23, 24 इस तरीके से आपको 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखने हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके नीचे तक, टॉप से बॉटम 22, 23, 24 इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे बनाते हैं, हमें समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ज़रूरी नहीं कि आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का मिले, या फिर हो सकता है ये जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, आपको कम नंबर में मिल सकता है, पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा बस ये है कि वो जैसे जैसे बोल रहा है आपको वैसा वैसा करता जाना है। अब जैसे कि उसने बोला 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपको लिखने हैं, 22 से स्टार्ट करना है टॉप से बॉटम। ठीक है, 22 से स्टार्ट करते हैं, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, हमें 20 कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए। हो गई 20 नंबर्स। देखो 22 से 41 तक, याद रखना 22 से 41 तक 20 नंबर्स होंगे, 22 से 42 तक नहीं होंगे, तो वो 21 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास 20 नंबर्स, ये हमने नोट कर लिया है। ठीक है, कहता है द लेटर्स ऑफ द वर्ड लिंक इज रिटन अगेंस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्या कहता है, ये लेटर्स हैं किस वर्ड के, लिंक वर्ड के जो लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं LIN के, इनको हमने लिखना है किसके अगेंस्ट, प्राइम नंबर्स के अगेंस्ट लिखना है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर प्राइम नंबर्स। ठीक है, नीचे से ऊपर प्राइम नंबर्स पर आपको लिखना है, सच दैट L इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय I एंड सो ऑन, यानी कि सबसे पहले L को लिखना है, फिर I को लिखना है, फिर नीचे से स्टार्ट करना है प्राइम नंबर्स के अगेंस्ट, यानी कि पहले 4 जो प्राइम नंबर्स आपको नीचे से मिलेंगे ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक पहले 4 जो आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे उस पर हमने LIN के एक एक करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 41 क्या है आपका, 41 जो है वो क्या है आपका, प्राइम नंबर है। ठीक है, 41 जो है वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो L यहाँ पर आ जाएगा। उसके ऊपर 40, 39, 38, 37, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 37 है, तो I कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके ऊपर 36, 35, 34, 33, 32, 31, 31 क्या है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो N कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब इसके ऊपर प्राइम नंबर 30, 29, ठीक है, 29 प्राइम नंबर है, तो K यहाँ पर आ जाएगा। तो LIN के ये तो हमने बॉटम से स्टार्ट किया, टॉप तक गए, और पहले 4 जो हमारे प्राइम नंबर से वहाँ पर हमने लिंक वर्ड को तो लिख दिया है जहाँ जहाँ पर भी लिखना था। आगे कहता है D इज रिटन जस्ट अबव B, D जो है वो कहाँ पर है, B के जस्ट ऊपर है, एंड अगेंस्ट अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। D जो है जस्ट अबव B, यानी कि D जो है वो B के तो जस्ट ऊपर है। ठीक है, D B के जस्ट ऊपर है, पर कहाँ पर है, जो भी 5 का मल्टीपल होगा ना उसके अगेंस्ट D को, यानी कि D कहाँ पर आना चाहिए, 5 का मल्टीपल। अब यानी कि 5 का मल्टीपल है कौन कौन से है, 22 से 41 के बीच में एक ये 25 है, यानी कि एक केस बन सकता है D यहाँ पर आए, B यहाँ पर आए। ठीक है, एक केस ये बनता है। और 25 के अलावा 30 पर देखो यहाँ पर D और B के लिए स्पेस नहीं है, D तो आ जाएगा 30 पर, उसके जस्ट नीचे N आएगा, जबकि होना चाहिए B, यानी कि 30 पर नहीं आ सकता। इसके बाद 35, यानी कि D यहाँ आ सकता है, D के जस्ट नीचे B 36 पर आ सकता है। और 40 ये बचता है, 40 पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप D को यहाँ पर बनाओगे उसके जस्ट नीचे क्या है, L है, होना चाहिए B। तो D और B के लिए 2 केसेस बनते हैं, 25 26 पर और 35 36 पर। ठीक है, कहता है A इज रिटन अबव N एंड अगेंस्ट अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। A कहाँ पर है, N के ऊपर है, N के ऊपर कहीं पर कौन आएगा, A आएगा, और किस नंबर के अगेंस्ट आएगा, जो 5 का मल्टीपल होगा। तो A कहाँ पर आ सकता है, N के ऊपर A देखो यहाँ पर आ सकता है, इस 30th यहाँ पर आ सकता है, और 25 और यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, A आ सकता है या फिर D भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो A के लिए हमें 2 पोजीशंस मिली, या तो 25 पर या फिर 30 पर, और तो कोई 5 का मल्टीपल नहीं है N के ऊपर। ठीक है, कहता है 5 नंबर्स आर देयर बिटवीन N एंड P, N और P के बीच में 5 नंबर्स हैं, N और P के बीच में 5 नंबर्स हैं। तो N के नीचे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर I है, तो N के नीचे P नहीं आएगा, N के ऊपर P आएगा, 1 2 3 4 5 P आ जाएगा आपका यहाँ पर, N के ऊपर P आएगा। गैप कितना दिया उसने, 5 नंबर्स का। ठीक है, आगे देखो B इज नॉट रिटन अगेंस्ट ऑड नंबर, B जो है वो ऑड नंबर के अगेंस्ट नहीं लिखा जाएगा। वो तो देखो वैसे भी, क्योंकि D ने कहाँ पर आना है, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल
25 है हमारे पास जहाँ पर डी आ सकता है, ठीक है, डी कहाँ पर। अब एक और चीज़ देखो, यहाँ से क्लियर हो गया, डी और बी यहाँ तो अब आ नहीं सकता क्योंकि 25 पर पी आ चुका है, तो डी और बी यहाँ पर आ नहीं सकता, तो डी और बी कहाँ पर आएगा, डी और बी आएगा यहाँ पर। और बी जो है उसने कहा है वो ओड नंबर के अगेंस्ट नहीं है, बी तो 36 पर है। और ए के लिए भी कंफर्म हो गया, यहाँ पर पी है तो ए यहाँ नहीं आ सकता, तो ए के लिए एक पोजीशन थी 30th नंबर पर, ए आपका यहाँ पर आ गया। इतना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना आसान है, वो जैसा जैसा बोलता जा रहा है वैसा वैसा आपको करना है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है पेपर में, यस पर बहुत कम नंबर का, 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा, इस तरीके से कुछ पूछ लेगा, ठीक है। आगे कहते हैं ओ इज रिटन जस्ट अबव सी एंड जस्ट बिलो यू। ओ कहाँ पर लिखा गया है, जस्ट अबव सी, ओ को लिखा गया है सी के जस्ट ऊपर, ठीक है, ओ जो है वो सी के जस्ट ऊपर है। ओ इज रिटन जस्ट अबव सी एंड जस्ट बिलो यू, यू के जस्ट नीचे, यानी कि यू ओ सी, हमें 3 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए। यू ओ सी के लिए बहुत सारे एडजेसेंट प्लेसेस हैं, हमें नहीं पता, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। हमने नोट कर लिया यू के जस्ट नीचे ओ के जस्ट नीचे सी। कहता है एफ इज रिटन अगेंस्ट द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 11। एफ को कहाँ पर लिखा गया है, उस जगह पर लिखा गया है जहाँ पर जो 11 का मल्टीपल हो, ठीक है। अब 11 का मल्टीपल 22 है, यहाँ से स्टार्ट करें तो एफ यहाँ पर आ सकता है, 22 के बाद 33, एफ यहाँ पर आ सकता है, आगे 33 के बाद 44 तो है नहीं, 41 हमारा लास्ट नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया एफ के लिए, हमारे पास 2 कंडीशंस बनती हैं। कहते हैं 6 लेटर्स आर रिटन बिटवीन यू एंड पी। यू और पी के बीच में 6 लेटर्स हैं, ठीक है। तो पी यहाँ पर है तो उसके बीच में 6 लेटर्स आ सकते हैं, यानी कि अब ऊपर तो स्पेस है नहीं, पी और यू के बीच में आप 6 बनाओ, नीचे ही बनाओगे 1 2 3 4 5 6, तो यू के लिए तो जगह बचती है यहाँ पर, ठीक है। पी और यू के बीच में 6 का गैप है उसने बोला है, तो यू यहाँ पर, यू के नीचे ओ और सी, तो ओ यहाँ पर और सी यहाँ पर, यहीं पर आएगा। अब एफ के लिए पहले हम सोच रहे थे कि 33 पर आ सकता था, अब कैंसिल हो गया यहाँ पर क्योंकि ओ आ चुका है, तो एफ कहाँ पर आएगा, 22 नंबर पर आएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, m इज रिटन अगेंस्ट द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 12। m कहाँ पर लिखा गया है, जो कि 12 का मल्टीपल है, जो भी 12 का मल्टीपल है उसके अगेंस्ट m को लिखना है। 12 का मल्टीपल देखो यहाँ पर हमें एक ये 24 मिल रहा है और 36 पर आ नहीं सकता, b है ऑलरेडी, तो m को यहाँ पर नहीं लिख सकते। उसके बाद में 2 ही मल्टीपल्स हैं यहाँ, 22 से 41 के बीच में हमारे पास 12 के 2 मल्टीपल्स थे, 36 और 24। 36 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो 22 यहाँ पर आ जाएगा आपका m। सो ये क्वेश्चन था आपका, आसान सा क्वेश्चन था। वो आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है, वो आपसे पूछे कि m और k के बीच में कितने नंबर्स का गैप है, m और k के बीच में, तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 4 का गैप है। सिमिलरली मान लो कि वो पूछे कि c की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू i, मान लो वो आपसे पूछ रहे हैं कि c की पोजीशन आपको बतानी है i के रिस्पेक्ट में, तो हमें दिख रहा है c कहाँ पर है, i के ऊपर है, सबसे पहले तो ये दिखा, अबव है, कितना ऊपर है, 1 2 3, 3 नंबर्स अबव, 3 नंबर्स अबव हो गया। तो इस तरीके से वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, एक हमने ट्रिपल रो बेस्ड क्वेश्चन किया और एक हमने ये क्वेश्चन किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।